नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ, व्यवसाय रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम पर अंकित रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशन पर चर्चा करेंगे और एक-एक शब्द का अर्थ विस्तृत रूप से विस्तृत रूप से आपको समझाएँगे और इसका दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण का सारांश, परिचय, ट्रेड का परिचय, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का इतिहास, कार्यस्थल पर दुर्घटना कैसे होती है, इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन का परिचय हम जान लेते हैं। रेफ्रिजरेशन का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न विधियों जैसे खाद्य पदार्थों को जमीन में खोदे गए गड्ढों में रखना, खाद्य पदार्थ के बर्तनों को ठंडे पानी में रखना आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विज्ञान के इस युग में विभिन्न तकनीकों से बने ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, जो शीघ्र तथा उच्च रेफ्रिजरेशन प्रदान करते हैं। अतः इन उपकरणों द्वारा रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया तथा उनके रखरखाव का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड का परिचय। अभियांत्रिकी क्षेत्र में रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग ट्रेड का विशेष महत्व है। किसी विशेष क्षेत्र के वातावरण के तापमान को बाह्य वातावरण से कम करने के लिए तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग पर आधारित विभिन्न उपकरण काम में लिए जाते हैं। इन उपकरणों को प्रचालित करने के लिए अलग-अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में इन उपकरणों के उत्पादन एवं संचालन आदि के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अतः औद्योगिक क्षेत्र में आरएसी के लिए मैकेनिक की आवश्यकता को देखते हुए एनसीबीटी द्वारा रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग ट्रेड को चलाया गया है। इस ट्रेड में आरएसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों, युक्तियों एवं उनकी मरम्मत, रख-रखाव आदि के बारे में बताया जाता है। रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन का अभिप्राय किसी निश्चित का तापमान उसके बाएं क्षेत्र के तुलना में कम करने से है। अर्थात रेफ्रिजरेशन तकनीक के द्वारा एक निश्चित स्थान पर ठंडक उत्पन्न की जाती है। हम जानते हैं कि ऊष्मा का आदान-प्रदान उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन में ऊष्मा का प्रवाह निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर होता है तथा ऊष्मा का निष्कासन प्राकृतिक रूप से न होकर किसी बाह्य युक्ति की सहायता से होता है। रेफ्रिजरेशन के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में रेफ्रिजरेशन के अनेक अनुप्रयोग हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला आपका पीने के ठंडे पानी के लिए तथा शीतल पेय पदार्थों के लिए। जो हम और आप लोग जो ठंडा पानी पीते हैं, इस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के द्वारा ही हम ठंडे पानी को पी पाते हैं। दूसरा आपका है खाद्य सामग्रियों के परिवहन एवं भंडारण में।
नेक्स्ट है खाद्य सामग्री, जैसे आपके फल हुए, सब्जी, मांस आदि के भंडारण में। नेक्स्ट आपका है खाद्य सामग्री के आयात निर्यात के लिए परिवहन के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में रक्त के भंडारण तथा रख रखाव के लिए। नेक्स्ट दवाइयों के निर्माण एवं संरक्षण के लिए। चौथा है आराम वातानुकूलन के क्षेत्र में होटल, भवन, कार्यालय, सिनेमा, चिकित्सालय, वातानुकूलन में। कार, बस, रेल, वायुयान आदि के वातानुकूलन में। औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी में इसका प्रयोग किया जाता है। वस्त्र निर्माण एवं छपाई कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात निर्माण, रासायनिक पदार्थों के निर्माण में रेफ्रिजरेशन का उपयोग किया जाता है। बर्फ निर्माण में। सातवां है अनुसंधान प्रयोगशालाओं में। आठवां है रॉकेट ईंधनों के उत्पादन में। एयर कंडीशनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एयर कंडीशनिंग का अभिप्राय किसी स्थान विशेष पर उपयुक्त वातावरण बनाए रखने से है। इसमें किसी विशेष वातावरण में वायु का तापमान, गति, आर्द्रता तथा स्वच्छता को नियंत्रित किया जाता है। भिन्न भिन्न मौसमों में तापमान, आर्द्रता, गति आदि परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु एयर कंडीशनिंग की सहायता से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 26.5 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता 30% से 70% के बीच में स्थिर रखी जा सकती है, क्योंकि तापमान व आर्द्रता की इस स्थिर परास में मानव अधिक आराम महसूस करते हैं। एयर कंडीशनिंग के अनुप्रयोग। एयर कंडीशनिंग का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है। पहला, रिसर्च लेबोरेटरीज में उपकरणों को ठंडक प्रदान करने में। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल संस्थानों में विद्युत उपकरणों को ठंडक प्रदान करने में। तीसरा, कंप्यूटर सेक्टर में लगे कंप्यूटर को ठंडक प्रदान करने में। चौथा, हवा में नमी की मात्रा को नियंत्रित करने में। पांचवा, बड़े बड़े स्टेडियमों की दर्शक के स्थान को ठंडा रखने में। छठवां, ऑपरेशन थिएटर में स्वच्छ वातावरण व मानव शरीर के अनुकूल वातावरण बनाने में इस एयर कंडीशनिंग का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का इतिहास। आरएसी में समय समय पर हुए परिवर्तनों से लेकर वर्तमान समय तक इसके विकास का क्रमिक रूप निम्नानुसार है। आरएसी का इतिहास। पहला है 2500 ईसा पूर्व। मनुष्य प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनको जमीन में खोदे गए गड्ढों में, गुफाओं में, जहां तापमान कम रहता था, अथवा खाद्य पदार्थों के बर्तनों को ठंडे पानी में रखा जाता था। इससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते थे। इसी प्रकार रात्रि के समय जल को मिट्टी के पात्रों में रखकर बर्फ जमाई जाती थी। दूसरा है वर्ष 1626 में पहाड़ों के पास रहने वाले लोग पहाड़ों पर जमी प्राकृतिक बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेशन हेतु करने लगे तथा सर्वप्रथम फ्रांसिस बेकन ने बर्फ के साथ मुर्गे को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन प्राकृतिक बर्फ की सीमित क्षेत्रों में उपलब्धता एवं लंबे समय तक भंडारण की समस्या के कारण कृत्रिम रेफ्रिजरेशन हेतु प्रयास किए जाने लगे। तीसरा आपका है वर्ष 1760 में थॉमस हेरिस एवं जॉन लॉन्ग ने रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए
सर्वप्रथम पेटेंट प्राप्त किया। इसके बाद बर्फ का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। चौथा है वर्ष 1834 में लंदन निवासी जैकब पार्किंस को बर्फ बनाने वाली मशीन का पेटेंट मिला। उन्होंने ईथर का उपयोग बर्फ जमाने में कार्यकारी तरल के रूप में किया। उन्होंने अपने यंत्र में ईथर वाष्प को उच्च दाब व ताप पर संपीड़ित कर उसे जल शीतलन कक्ष संगठित में संघनित किया। पांचवा वर्ष 1851 में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गोरी ने उच्च ज्वर से पीड़ित मरीजों के इलाज के उद्देश्य से वायु को ठंडा करने वाली एक मशीन बनाई। उन्होंने मशीन में उच्च दाब तक संपीड़ित की गई वायु का उपयोग किया। इस मशीन में उपयोग होने वाले सिद्धांत से भी आधुनिक एयर कंडीशनिंग का विकास किया। वर्ष 1860 में डॉक्टर जेम्स हैरिसन ने ईथर या वायु के स्थान पर सल्फ्यूरिक ईथर का उपयोग रेफ्रिजरेशन करने वाला पदार्थ जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके रूप में किया। सातवां वर्ष 1903 रेफ्रिजरेशन मशीनरी एसोसिएशन गठित की गई। आठवां वर्ष 1904 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 450 टन रेफ्रिजरेशन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की गई तथा अन्य बड़े बड़े संस्थानों में एयर कंडीशनर लगाए जाने लगे। सन 1904 के बाद आपके बड़े बड़े संस्थानों में जब बड़े बड़े जगहों पे एयर कंडीशनर लगाए जाने लगे थे। आपका नौवां वर्ष 1911 में उच्च गति 100 से 300 आरपीएम का संपीड़क विकसित किया गया। 10वां वर्ष 1913 में जेएस लार्सन ने पहली बार घरेलू रेफ्रिजरेटर बनाया। नेक्स्ट टॉपिक 11वां वर्ष 1918 में केल्विनेटर कंपनी द्वारा व्यापारिक तौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटरों का निर्माण किया जाने लगा। 12वां वर्ष 1929 में वातानुकूलन के लिए उपयोग किए जा सकने वाले रूम कूलर का आविष्कार हुआ। 13वां वर्ष 1930 में ट्रेनों में सर्वप्रथम एयर कंडीशनर का उपयोग किया गया। रेलगाड़ियों में सर्वप्रथम एयर कंडीशनर का उपयोग 1930 में किया गया, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको 14वां वर्ष 1931 में इलेक्ट्रॉलक्स कंपनी द्वारा पहले एयर कूल्ड रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया गया। 15वां वर्ष 1939 में खड़े वाहनों में इंजन को कंप्रेसर की तरह उपयोग कर एयर कंडीशनर चलाया गया। 17वां वर्ष 1947 में 2 दरवाजे युक्त रेफ्रिजरेटर एवं फ्रीजर का संयुक्त रूप से निर्माण किया गया। 17वां वर्ष 1990 में रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग को स्वचालित बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। 18वां वर्ष 1990 से वर्तमान तक एयर कंडीशनरों के लिए गर्मी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस एवं सर्दियों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस निश्चित किया गया। वर्तमान में उच्च सुविधा युक्त तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों का निर्माण किया जाने लगा है।
ये हो गया हमारे रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना किस लापरवाही के कारण, किस अज्ञानता के कारण होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जीवन एक अमूल्य निधि है। इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। असावधानी व अज्ञानतावश किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यदि कार्य करते समय हम सावधानी को प्राथमिकता दें तो दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। दुर्घटनाओं के कारण। कारखानों में दुर्घटनाएं निम्नलिखित कारणों से घटित होती हैं। पहला, अज्ञानता। कार्यशाला में अधिकतर घटनाएं अज्ञानता के कारण होती है। मशीन की पूर्ण जानकारी के अभाव में उसे चलाना दुर्घटना का कारण बन जाता है। कार्यशाला में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। अज्ञानता ही दुर्घटनाओं को कारण बन सकती है। इसीलिए जब तक आपको पूर्ण जानकारी न मिले किसी मशीन के बारे में, तब तक आप उसको न छुएं, न चलाएं। दूसरा है उत्सुकता। कई बार कारीगर नई मशीन को देखकर उत्सुकतावश उसे चलाने का प्रयास करता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अतः उत्सुकतावश कारीगर को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी कारीगर क्या होता है, नई मशीनों को देख करके उत्सुकतावश उसको चलाने का प्रयास करता है और उसके बारे में अधूरी जानकारी को रखते हुए वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को उत्सुकतावश कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी कर लें, तब उसके बाद उस नई मशीन को छुएं। तीसरा, अत्यधिक आत्मविश्वास। कई बार कारीगर को अत्यधिक आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं पूर्ण कारीगर बन गया हूँ, जबकि यह भ्रम एक दुर्घटना को आमंत्रण देता है और कारीगर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। चौथा, रुचि की कमी। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले उस काम में रुचि होना चाहिए, तब उस काम को करें। यदि कारीगर रुचि लेकर कार्य करेगा तो वह सफल होगा, लेकिन रुचि के अभाव में कार्य को करने पर अर्थात जॉब पर ध्यान केंद्रित न होने के कारण वह दुर्घटना को आमंत्रित कर देता है। पांचवा, अनुशासनहीनता। कारीगर के अनुशासन के प्रति लापरवाही, जैसे कार्यशाला में दौड़ना, एक दूसरे से मजाक करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, लड़ना झगड़ना आदि दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। कारीगर को कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। जब तक आप काम करें उस काम के प्रति रुचि रख के उसको मन से कार्य करें। छठवां है ओवर टाइम। कारीगर अपने निश्चित कार्य घंटों के अतिरिक्त अधिक समय तक कार्य करता है तो वह थक जाता है और थकान के कारण अपने कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। आवश्यकता से अधिक ओवर टाइम करना दुर्घटना को निमंत्रण देना है। कारीगर को कभी भी ओवर टाइम मतलब अपने शरीर की जो क्षमता होती है उतने तक ही कार्य करें। अगर उससे ज्यादा आप काम करते हैं तो आपको थकान होगा, थक जाएंगे, जिसके कारण आपको कार्य में पूरा ध्यान नहीं मिल पाता है और हम दुर्घटना को निमंत्रण दे देते हैं। नेक्स्ट, सातवां, गलत औजारों का प्रयोग। कारीगर को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उचित औजारों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पेचकस की जगह प्लास या हैमर का प्रयोग।
ऐसा करना भी दुर्घटना का कारण बन जाता है। अगर हम कोई भी काम गलत औजारों का प्रयोग जब करेंगे तब हम दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि जीवन एक अमूल्य है। जीवन अमूल्य है तो उस जीवन को बचाने के लिए गलत औजारों का आप उपयोग न करें। 8वां, विद्युत वायरिंग का सही न होना। कार्यशाला, बिजली के ढीले कनेक्शन, गलत की गई वायरिंग से आग लगने की संभावना रहती है तथा बिजली का झटका लग सकता है। ये कारण भी दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं। 9वां, मशीन पर सुरक्षा कवर का न लगा होना। कार्यशाला में चलती हुई मशीनें, खुली हुई गरारियां, साफ्टें, कटर, पावर प्रेसों की चलती हुई डाइयां, हैंडल का न लगा होना, ढीले हैंडल इत्यादि दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वर्कशॉप में सभी मशीनें ढकी हुई होनी चाहिए। यदि वे खुली हों तो उसे ढक देना चाहिए। मशीनों पर लेगार्ड, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें जो आप पॉडिल के जस्ट बगल में क्या होता है, आपका एक चैन का कवर होता है। अगर वो कवर ना रहे तो क्या होता है, जो हम पैंट पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें फंस जाएगा और फंस होने के कारण वो पैंट भी खराब हो जाता है और चोट भी लगने की संभावना रहती है। इसीलिए जहाँ कहीं भी आप वर्क हैंडल हैंडल हो, चाहे गरारियां हो, सॉफ्ट कवर हो, जहां पर भी खुला हुआ चीज हो, जैसे आपका कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में कुल्ली में बेल्ट, वी बेल्ट जो लगा होता है, उस वी बेल्ट पे ले गार्ड, उसका गार्ड का होना अति आवश्यक होता है, जिससे सुरक्षा और मानव जीवन में दुर्घटनाओं का कारण कम हो जाता है। 10वां, अनुप्रयुक्त योजना। वर्कशॉप में कार्य करने से पूर्व प्रत्येक पक्ष पर विचार करने के पश्चात ही योजनाबद्ध रूप से कार्य करना चाहिए। यदि बिना योजना के कार्य होता तो दुर्घटना हो सकती है। वर्कशॉप में जब भी आप काम करें तो पहले उसके बारे में विचार करके योजनाबद्ध रूप से आप काम करें, जिससे दुर्घटना कम होने की संभावना रहती है, अन्यथा नहीं होती है। 13वां, कार्य करने की अनुचित विधि। यदि अनुचित तरीके से कार्य को किया जाएगा तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब चलते हैं सावधानियों की तरफ। रेफ्रिजरेशन वर्कशॉप में काम करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब आप काम कर रहे हो तो बात पर ध्यान नहीं होना चाहिए, काम पर ही होना चाहिए। दूसरा, कार्य के अनुसार औजारों का चुनाव करना चाहिए। तीसरा, किसी भी मशीन या उपकरण की पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। जब कोई भी मशीन, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में विंडो एसी हो, चाहे कंप्रेसर हो, जो चालू हालत में हो, जैसे चल रहा हो, उससे पहले आप उसको पहले उसके बारे में जान लें अच्छी तरह से, तब उस मशीन को आप छुएं। जैसे कि तीसरे में बताया गया है, किसी भी मशीन या उपकरण की पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। चौथा है, जहां तक हो सके मशीनों के घूमते हुए भागों में गार्ड लगाकर रखनी चाहिए। वर्कशॉप में जैसे कंप्रेसर कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या होता है कि उसमें वी वी बेल्ट लगा होता है। वी बेल्ट लगा होने के कारण उसमें कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति नहीं उसको समझ पाता है, तो वो जाकर के उसको छू देता है। छू छू देने से क्या होता है, वो दुर्घटना हो जाती है। इसके लिए कभी भी मशीनों के घूमते हुए भागों में गार्ड लगाकर आप रखें। पांचवा, कभी भी बंद कमरे में गैस को भरना या उसे निकालना नहीं चाहिए।
छठवां, खतरे वाले स्थान पर हमेशा डेंजर का बोर्ड लगाना चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो, तो जब भी काम कर रहे हो तो जहाँ से मेन सप्लाई आपकी चालू होती है, वहाँ पे डेंजर का टैग लगा दें। डेंजर का टैग लगाने से वो जो प्रशिक्षित व्यक्ति रहेगा, वो समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति आगे वर्कशॉप में काम कर रहा है, जिससे कि जब तक आदेश न हो तब तक उसको न चलाएँ। इस इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, डेंजर का बोर्ड भी लगाना चाहिए। 7वां, वर्कशॉप में हमेशा अग्निशामक यंत्र लगे होने चाहिए। 8वां, आपातकाल के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होने चाहिए। आज के प्रसंग पर जो चर्चा हुई है, हमें हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए भविष्य में मेरे द्वारा बताया गया प्रसंग से अत्यधिक लाभ होगा। इस धन्यवाद।